हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ा था, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। मैंने बहुत सी उसमें बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर कोई बच्चा सच में सीखना चाहेगा तो उससे अच्छी चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग जो है बेसिक इनइक्वालिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से बेसिक इनइक्वालिटी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। सपोज जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा होगा, आप लोगों ने जैसे पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ा होगा, फिर या इक्वेशंस पढ़ा होगा। जैसे मान ली सपोज करिए इस तरह से कुछ दिया है 2x+3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। पूरा सिस्टम इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल देखिए सिंपली आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज करिए इस तरह से लिखा रहता, अगर ये चीज़ इस फॉर्म में होता px इक्वल्स टू 2x+3। अब देखिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है कि अगर समथिंग जैसे पी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू आर एक्स इक्वल्स टू, अगर कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ, उसकी जो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज यहाँ पे अगर 1 है तो वो बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, और इसी को अगर हम इक्वल्स टू 0 कर देते तो ये हमारा हो जाता है लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए अगर हम इसी तरह से इसको लिख देते हैं पी एक्स इक्वल्स टू कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² +3x+7। ये हमारा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अगर इसी को हम इक्वल्स टू 0 कर दें, 2x² + 3x + 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। लेकिन बेटा आज हमें जो पढ़ना है, एक्चुअली ये सब तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि बहुत बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। ये आज की जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्लास 9-10 का बच्चा भी अगर वो सीखना चाहे तो इससे वो सीख सकता है, क्योंकि उसे भी जरूरत है। लेकिन 11th में जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो सीखना ही है, और टारगेट के बच्चा है, 12th का बच्चा, जिनका मान लीजिए जिनको नहीं आता है, वो चाहे तो ये भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस तो है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसी इक्वेशंस में, या हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई हो गया 2x+3। अब इसी इक्वेशन में मान लीजिए मैंने कहीं लगा दिया ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया और बोला कि ग्रेटर देन 0 है, या मैंने इसी के प्लेस पे लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या मैंने लगा दिया इसको लेस देन 0, या मैंने इसी को लिख दिया क्या, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये 4 सिंबल जो दिए हैं बेटा लोग, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास 4 सिंबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी जो हमारा अभी इक्वेशन हुआ करता था, अब इसमें अगर हमने ये सिंबल यूज कर दिया तो हम लोग इसको बोलते हैं, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या आप इसको बोल सकते हो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे अब इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कभी कभी मैंने देखा बच्चे पॉलिनोमियल भी सही से नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे मैंने मान लो सपोज करो मैंने पूछ दिया भाई x+1/x, ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में हमने बताया था कि इसकी जो पावर्स होती हैं, जो पॉलिनोमियल हमारा होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर हमारा जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की पावर होती है, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर।
अब या तो आप इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में, जो क्योंकि देखो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से लिखा रहता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप लिखते हो a नॉट एक्स की पावर n एंड देन a1 एक्स की पावर n माइनस 1 एंड देन a2 एक्स की पावर n माइनस 2 डैश डैश डैश, इसी तरह से an आपका आता है। तो यहाँ पे ये जो n होता है ना, इसी n के बारे में पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए इसी n को डिफाइन किया जाता है कि जो वो n होना चाहिए ना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी में बोलूँ, अगर सपोज करिए मेरे पास यही है, ये पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ x की पावर 0, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हो ना इसकी पावर क्या है, 0 1 2। अब मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर हम इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करते हैं तो इसकी जो हाईएस्ट, देखिए एक तो डेफिनेशन जो भी आप लोग पढ़ते थे ना, वो डेफिनेशन ठीक था, बस आप नॉर्मली ये बोल सकते हो, बट यहाँ पे आपको अच्छे से डेफिनेशन को क्लियर करना है। तो इसकी जो डिग्री होता है द हाईएस्ट, केवल ये नहीं कहना कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, ऐसा नहीं, या मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, ऐसा नहीं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, या आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर गिवन है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है इन अ सिंगल टर्म, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये मतलब बेस्ट डेफिनेशन है, सिंगल टर्म। अब जैसे मैंने सिंगल टर्म क्यों बोला है, सिंगल टर्म इसलिए बोला, जैसे आप देखो ये आपका एक टर्म कहलाएगा और ये दूसरा टर्म कहलाएगा, ये तीसरा टर्म कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट जो पावर ऑफ वेरिएबल है, तो किसी एक सिंगल टर्म के, जैसे मान ले अभी तो मान ले ठीक है इसमें 3 टर्म्स हैं। अब मैं मान लो सपोज करो कोई एग्जांपल मैंने इस तरह से लिख दिया px इक्वल्स टू 4x की पावर 3, अब तो इसमें सिंगल टर्म है। अब मैं इसकी डिग्री बोलूँगा तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ना, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म, मतलब किसी भी जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है तो किसी भी सिंगल टर्म की जो हाईएस्ट पावर डिग्री होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो सपोज करो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरह अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग अभी 9th-10th के लेवल पे ये पढ़ते हो, मैंने देखा भी है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बस आपका वेरिएबल, इसीलिए देखो अब जैसे कुछ बच्चे इसको बोलते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो जरूरी तो नहीं कि आपका वेरिएबल सिर्फ एक्स ही हो, भाई वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसलिए हमें अभी तक हम लोग जो पढ़ते भी है ना वेरिएबल के बारे में, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, अब जैसे कुछ बच्चे, मैंने ये जो एग्जांपल लिया था अभी, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैक्सिमम बच्चा मैं से पूछूं भाई इसमें डिग्री कितना है, ये कितने पॉलिनोमियल का डिग्री का है, तो कुछ बच्चे ये देखते हैं इसकी मैक्सिमम पावर क्या 1 है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो px इक्वल्स टू क्या है, x की पावर 1, या इसको आप ये भी लिख सकते हो। बट यहां पे देखो डेफिनेशन में ही बोला गया पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ इसको लाई करेगा, अब ये देखिए, अब इसका मतलब एक चीज आप यहां से समझ लो, जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर जो है ना तो नेगेटिव हो ना ही कोई फ्रैक्शन हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर किसी भी पॉलिनोमियल में, जो भी आपका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री, अगर हमें डिग्री निकालना है तो हम हाईएस्ट डिग्री पे जाते हैं, किसी भी सिंगल टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री है उस पे जाते हैं। या अगर जैसे हमें ये पता करना हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि जो एक्स की पावर्स है, जो वेरिएबल्स की पावर है एक्स का या वाई जो भी, अब जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ज़्यादातर क्या होता है, अभी तक जो आप बेसिक में जो आप लोग पढ़ के आते हैं ना, अभी मैक्सिमम बच्चों से पूछो तो पॉलिनोमियल बस वो एक्स ही वेरिएबल के बारे में बताते हैं,
बट बेटा ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता है क्या ना, हम यहाँ भी देखते हैं, अब y भी तो हमारा वेरिएबल है ना, तो बस ये है कि जो इनकी पावर्स हैं वो पावर्स जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ देखिए इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2, इसकी पावर 1 है। अब ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिग्री का जो सम है जो भी वेरिएबल है इनके सम को ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी देखिए 2 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब सपोज करें मैंने कोई एग्जांपल इस तरह से ले लिया, मान लो मैंने बोल दिया कि px = x² + y + x³ + y का स्क्वायर एंड प्लस xyz। अब देखिए, अब पहले तो ये चेक करें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स हो वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही वो जो है आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है उनकी पावर बस होल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए आप सब देख सकते हो ये 2 है, ये 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, ये 1 है, इसका मतलब ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं इसके डिग्री की। अब इसमें पहले इसके पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 + 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस टर्म का डिग्री 5 हो जाएगा, इसका आपका अगर देखोगे तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो हमारा डिग्री आ जाएगा 5। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म दैट विल बी आवर डिग्री, राइट। अच्छा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज करो मैंने ये ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया px = 4x और डिवाइडेड बाई z और इनटू z। अब मैं आपसे पूछूं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ज़्यादातर बच्चे ही बोलेंगे भाई इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 यानी मिलकर 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, ये एक ऐसा केस है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है का मतलब क्या है, मतलब ये ना कि अभी यहाँ पे z जो है ना, z एक वेरिएबल है, ये आपको बताया नहीं गया ना वो किस टाइप का वेरिएबल है। अब ये भी क्लियर नहीं किया कि पॉजिटिव वेरिएबल है या नेगेटिव वेरिएबल है या किस टाइप का है, उसकी एक्स जेड की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या, ये सब कुछ डिफाइंड ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, इसकी 2 शर्त है, या पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। अच्छा, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब z आपका 0 होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए आप इसको, अब ये तो हमें पता है ना कि हम उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और भी लूँगा, हम उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। मैं यहीं पे लिख भी लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, सपोज करो px = x की पावर कुछ 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे देखो, ये देख कर तो कोई नहीं कह सकता ये पॉलिनोमियल है, बट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैंने ये जरूर बोला है कि हाँ पावर जो है उसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये भी हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके भी हम चेक करेंगे कि भाई वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो ना 2 + 1/2, तभी तो आपका 5/2 आएगा। और या आप इस वाले को लिख सकते हो x की पावर, ये भी आपका हो जाएगा 1 + 1/2 एंड डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी देखिए बात तो वही आएगी, x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे x आएगा, ये भी आ जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ भी है ना कि अगर x तो 0, अगर x 0 हो गया तो यहाँ भी दिक्कत है, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए बात वही आएगी, अगर x 0 होगा तब तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर x 0 नहीं होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए जैसे यहीं पे था, अगर मान लिया 0 हो गया तो आप ये लिख सकते हो 4x/0, z अगर 0 हो गया
इंटू 0, इसको काटेंगे तब तो 4x लिखेंगे ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही बोल दिया कि z इज नॉट इक्वल टू 0, अगर z हमारा 0 के बराबर नहीं है तो सोचिए क्या होगा। अगर z 0 के बराबर नहीं है तो कोई भी नंबर ले लें, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया 4x, अब ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये तो जनरल वैल्यू है, इस पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए, अगर ये वाला कंडीशन होगा तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर ये वाला केस होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमको छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखना होता है। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए वही बात करते हैं। अब अगर ये x 0 के इक्वल नहीं है तो ये और ये आपका क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो आपके पास आने वाला है वो है x स्क्वायर प्लस x, ये देखिए आ जाएगा। अब आप देख ले, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। बट अगर यही वाला केस यहाँ पे लेंगे x इक्वल 0 पे, तो वहाँ पे भी नहीं पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान देना, जैसे हम अभी तक जो 10th क्लास तक पढ़ते हैं ना, वो तो बेसिक आपने पढ़ा है, और वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, वो वेरिएबल x पे ही रिलेटेड होता है, या पूरा y पे हो जाएगा, या पूरा z पे हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट ये इस टाइप के भी जो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इन टाइप के एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बट हमें यही ध्यान में रखना पड़ता है कि चीज़ें देख लें, चेक कर लें कि जो उनकी पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं कि नहीं है। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे जो देखने से लग रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट मे बी पॉलिनोमियल, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ मैं अभी बता रहा था, पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जैसे अभी मैंने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिक इनइक्वालिटी, इसमें भी हम सीखेंगे कैसे हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और किस तरह से वो हमारे आगे जैसे जो भी हम पढ़ाई करेंगे, जेई की जो तैयारी करेंगे, जो जेई की हम प्रिपरेशन करते हैं, उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिक अभी स्टार्ट हमने किया है, तो अभी आप यहीं से जब सीखोगे ना तो आपको आगे बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं, सीधे से हम इनइक्वालिटी पे ही आते हैं। तो मैंने ये बताया कि जैसे इनइक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें जो हमारे पास है, अब इनइक्वालिटी में मैंने आप लोग को ये बताया कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे अब एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने ये बताया ना कि उन 4 सिंबल में से कोई भी अगर एक टर्म लग जाता है, ग्रेटर देन लगता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है, लेस देन लगता है, लेस देन इक्वल टू लगता है, अगर ये इन 4 सिंबल में से कोई भी अगर हमने वहाँ पे लगा दिया, इट मीन्स डैट अब वो इक्वेशन नहीं रहा, अब वो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब इन इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे एक तो पहले एक जनरल एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि भाई 2x + 3 = 7, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते थे कि सॉल्व करने का वो जो हम लोग शिफ्ट करते हैं ना, शिफ्ट ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। शिफ्टिंग का तरीका बस ये होता है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब 2x प्लस ये आपका 3 है, यहाँ पे आपका आप इसको क्या करते हो, -3 कर देते हो। ठीक है, अच्छा आपने -3 यहाँ पे कर दिया तो आपको यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से x की वैल्यू करने के लिए क्या करते हो, आप वहाँ से, अब आप इसमें फिर नेक्स्ट सिस्टम में क्या करते हो, सब में 2 से डिवाइड कर देते हो। जब आप 2 से डिवाइड करते हो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा अब ये देखिए, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, बिकॉज जैसे आप 2 यहाँ पुट करोगे तो आप देख सकते हो 2 × 2 = 4 + 3 यानी कि 7 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं x = द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अभी हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना। लेकिन बेटा लोग, अगर हम इसी चीज़ को, अगर हम इसी क्वेश्चन को अब हम इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्या हो गया, 2x + 3 > 7 मैंने लिख दिया इसको, अगर मान लीजिए यहाँ भी वही तरीका है, यहाँ भी शिफ्टिंग का वही तरीका है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x + 3 अगेन -3 > 7, और ये -3, मैंने दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हो गया आपका 2x होगा, ये होगा आपका > 4 हो गया, और जब आप x की वैल्यू फिर वही आप कम करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इन इक्वेशन में ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दिया हुआ है, अब हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी कुछ भी रखेंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट हमेशा जो होगा करेक्ट होगा। अब जैसे मान ली मैंने x की वैल्यू 2 से ग्रेटर कुछ भी रख दिया, मान ली 3 रख दिया सपोज करो। अब जैसे मैंने 3 रखा, 3 × 2 = 6, तो 6 + 3 यानी कि 9 हो गया, 9 इज ग्रेटर देन, मतलब कि सही बात है। एक्चुअली
इनइक्वालिटी में भी दो तरह की इनइक्वालिटी होती है। अब एक देखिए आपका इस इनइक्वालिटी में दो तरह का होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ हो सकता है उसका, हालांकि नाम से बहुत मतलब है नहीं, बट आप वो जनरली समझ जाओ। एक होता है ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ये दोनों सिंबल आते हैं कि जैसे अगर कोई ग्रेटर देन जीरो लिखा कहीं पे या कहीं पे आपका लेस देन जीरो लिखा हुआ, ये दोनों सिंबल जब आपके लगे होते हैं ना, जैसे अब यही है, ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। बट एक इसी में होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, चीजें जो होता है, या तो आप इसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल लगाते हो या फिर आप इसे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल लगाते हो। तो जब इन दोनों में से कोई भी सिंबल लगता है तो इसको हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो बस ये एक नाम है, नाम का यहाँ पे बहुत कोई मीनिंग है नहीं बेटा लोग, आपको बस इसका इंपॉर्टेंस समझना है कि इसका मतलब है क्या चीज़, ठीक है। तो हाँ, बस ये है कि जब भी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन बोला क्या, एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात, हमें यहाँ पे कोई वैल्यू 2 से बड़ा रखेंगे, इस पर अगर हम एक्स की प्लेस पे पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, हमेशा करेक्ट आएगा। बट अगर कहीं मान लो भूल से, गलती से हमने ये जो है इस आंसर को गलत से लिख दिया, जैसे मान लिया मैंने 2 की जगह पे 1 ले लिया, अब आप देखो ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। जैसे आप 1 रखोगे 2 + 3 दैट इज 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, ये कोई सही बात तो है नहीं। यानी कि हम जो भी ये कैलकुलेशन करेंगे, अब जैसे शिफ्टिंग हुआ या क्रॉस मल्टी, ये कुछ ऐसा होता नहीं, बट हम उसके बारे में भी समझेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक। चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर ये आ गया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा क्वेश्चन एक, अगर हम मान लो सपोज करो मैंने इसी तरह से कुछ लिख दिया 3x + 5 लेस देन 3 लिख दिया, ऐसे मान लीजिए कुछ, ठीक। अब देखिए ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब यहाँ भी सॉल्व करने का तरीका है कि हमको देखिए हमारा क्या टारगेट होता है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला ये टारगेट होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि उसी वेरिएबल से हम कंपेयर करते हैं कि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, या इसके बड़ा या बराबर होगा, इससे छोटा इसके बराबर होगा। ये चीज़ें हम उसी वेरिएबल एक्स से ही डिसाइड करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा इन इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम यहाँ पे बस इसको इस तरह से सॉल्व करें कि हमारे पास बस एक्स वेरिएबल बचे। तो पहला काम वही है। अब वो मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 5 टू बोथ साइड। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो या आप ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी, राइट। तो यानी कि अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि 3x + 5 -5 लेस देन 3 - 5। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा लेस देन 2। अब कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट नेगेटिव है तो क्या करें। कुछ नहीं करना है। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल करना कब है, जब आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको हमारा टारगेट होता है। क्योंकि किसी नेगेटिव से हम नहीं कह सकते अरे ये -x से बड़ा ये है, -x से छोटा ये नहीं कर सकते। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग को चूंकि x बनाना है तो हम ये कह देंगे कि डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड। अच्छा, अब एक चीज और भी बचा लो। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे x के कोफिशिएंट को 3, मतलब जो x का कोफिशिएंट 3 था उसी से हमें डिवाइड करना है। अब मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया, देखो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/3 इज लेस देन -2/3। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड जो किया है वो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए इसके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका देखिए यही रहेगा। तो इस बार बोला x की वैल्यू जो होगा आपका -2/3 से लेस होना चाहिए। अभी इन वैल्यूज को, इन आंसर्स को हम कैसे लिखते हैं, अभी तो चूंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं, बस अभी हम इनइक्वालिटी को बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, बस अभी हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं कि कैसे हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अभी थोड़ी देर बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे, इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ उस इंटरवल में ये सीखेंगे कि ये जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, ये जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, इनको हम लिखेंगे कैसे, किस तरह से हम इसको बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये होगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक वो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर भी सीखेंगे, ठीक। चले, इसी तरह से हम आते हैं
हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, सपोज करो इस बार हमारा जो अगला एग्जाम्पल है मैंने कुछ इस तरह से ले लिया कि -5x + 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपका यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए मैंने ले लिया -2x एंड +4, ऐसा कुछ मैंने मान लीजिए ले लिया। ठीक, अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब भी इसके इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा कि जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, उसके लिए हम लोग करते क्या है, उसके लिए आप पहले देखो ये वेरिएबल इसको ला के इधर शिफ्ट करो तो आपका हो जाएगा -5। शिफ्ट करने का मतलब वही कि यहाँ पे हम लोग एडिंग 2x कर देंगे बोथ साइड। तो जब ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे 2x ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, सपोज करो ये हो जाएगा 5 और कांस्टेंट को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा 4 - 7। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब देखिए यहाँ पे फर्क पड़ता है बेटा लोग, चूंकि अब हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है। अब जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये फर्क पड़ेगा। इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना डिवाइडिंग बाई -3 बोथ साइड्स। अब जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -3x डिवाइडेड बाई -3, ग्रेटर देन की जगह पे हम लोग यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेस देन, और ये -3 बाई -3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसको भी कैसे लिखेंगे सोल्यूशन में भी हम लोग चेक करेंगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गया बेटा लोग कि जैसे मैंने जब मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा तो एक चीज़ यहाँ पे मेरे सामने दिख रही है कि ये जो साइन मैंने चेंज कर दिया। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने साइन कैसे चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया। तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू बना दिया। अब इसका रीजन बताते हैं क्यों ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास 3 है, 3 इज लेस देन 7। मान लीजिए कुछ मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि 3 जो है 7 से छोटा है, तो बिल्कुल बस सही बात है। बट अगर मैं इसी नेगेटिव नंबर से मान लिया मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई -2। अब मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -2 × 3 और ये हो जाएगा -2 × 7। ये देखिए आपका -6 आ जाएगा। ये साइन अभी मत लगाइए, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, साइन नहीं लगाते हैं। अभी बस हम लोग इतना कर लेते हैं, यहाँ पे इस कर लेते हैं। ये -2 × 3 यानी कि -6 आ गया, ये आपका -2 यानी कि -14 आ गया, ये हमारा आ गया। अब आप नंबर लाइन पे देखो बेटा लोग, नंबर लाइन पे जब आप देखोगे तो ये हमें पता है कि ये 0 है, ये -1, फिर -2, यहाँ पे कहीं -6 आएगा, यहाँ पे कहीं -14 आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब -6 जो होगा -14 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही काम किया था वहाँ पे कि जब कभी भी हम नेगेटिव साइन से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो फिलहाल तो भी मैंने ये मल्टीप्लाई करके दिखाया। इसी तरह एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है 2 है और ये 4 है। अब हमें पता है कि 2 जो है मेरा 4 से छोटा है, ये बात तो सही है। अब अगर मैं इसी में क्या करूं, डिवाइडिंग बाई, उस बार तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार मैं एक काम करता हूं, डिवाइडिंग बाई -2 ही कर देता हूं। तो इस बार जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 बाई -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई -2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये -1 आ जाएगा, ये सॉल्व करूंगा तो -2 आ जाएगा। अब फिर आते हैं नंबर लाइन में, देखिए तो -1 और -2 की अगर हम बात करें तो -2 से क्या है, -1 इज ग्रेटर देन -2, यानी कि सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे लेस देन था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन। लेकिन अगर बेटा हम लोग यही काम पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लिया मैंने यही लिखा था 2 <4,
अब अगर मैं मान लो इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 से 2 4 से छोटा था, अब 1 भी अभी भी 2 से छोटा ही है। तो ये हमारा रीजन होता है कि क्यों ऐसा होता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव साइन से तो क्यों हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये रीजन है बेटा लोग। अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, चूंकि अब ये देखिए ये आपका ये नंबर इससे छोटा था, लेकिन जैसे मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट ये आया कि ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया, चूंकि हमने यहाँ पे देख लिया नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, तो ये वजह होगा मल्टीप्लाई करना और ये वजह हो गया आपका डिवाइड करने पर। ठीक, इस वजह से हम लोग जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे तो अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही केस में ये ध्यान रखिएगा आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे ही करेंगे। अगर आपका सिंबल ग्रेटर देन का है और अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन हो जाएगा। अगर आपका सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आपका सिंबल लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स 0, या आपका सिंबल अगर लेस देन 0 है तो आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ग्रेटर। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी, केवल इनइक्वालिटी के केस में। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं था। आप अगर वेरिएबल एक्स को अगर आप कोई नंबर भी अगर शिफ्ट भी करते हो लेफ्ट साइड राइट साइड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ता है जब आप नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आप नॉर्मल सी बात सोचो, जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें खुशी मिलती है। हमारे जो नेचर में, हमारे जो सिस्टम में जो हमारा अपना अंदर का भावना है वो और अच्छा होता है, हम अच्छा सोचते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे साथ नेगेटिव लोग जुड़ते हैं वहीं पे देखो होता क्या है कि हमारी सोच भी थोड़ा सा चेंज होती है, बट हमें वहाँ पे एक स्थिर यानी कांस्टेंट रहना है, ज़्यादा ना सोचना है, ज़्यादा समझना है, चीज़ों को हमें समझ के करना होता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव तभी होगा जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो अभी हमारे पास इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर, एक छोटा सा एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास 5x है प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 9x प्लस 2 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब यही करना मेरे को, ये 5x है और ये 9x है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये मैंने पहले बता रखा है, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, -9x करता हूँ। जैसे मैं 9x करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे -9x का 0 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है कि अब हम मुझे 3 को गायब यहाँ पे करना है। अब जैसे मैं 3 को गायब करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -3 करना पड़ेगा। तो जैसे -3 करूंगा तो ये हो जाएगा -4x और आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 - 3 आपका आंसर हो जाएगा -1। अब देखिए फिर से आप एक बार देखेंगे, आपका जो x का कोफिशिएंट आ गया -4, तो हमें कुछ अब इस बार दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस एक छोटा सा काम कर देना है, डिवाइडिंग बाई -4 बोथ साइड्स। अब मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूँगा और सॉल्व करके जब मैं ये लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/-4, तो मुझे लगता है कि अब किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आपका आंसर हो जाए ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, तो ये हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय इन बातों को ध्यान से समझना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये किसी भी बच्चे के लिए, मतलब जो बच्चा 9 से 10th या उसके ऊपर क्लासेस में 11th के बच्चों को तो ये तो बहुत ही अब अच्छे से आना चाहिए, चूँकि 9-10 का बच्चा अभी सीख सकता है, अभी उसके पास समय भी होता है, बट 11th के बच्चे को तो यहाँ पे सब कुछ सीखना ही सीखना है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी इसमें तो बहुत बेसिक चला, धीरे धीरे इसका लेवल अभी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंटरवल पे। चलिए इंटरवल पे आते हैं। अब देखिए इंटरवल एक्चुअली होता क्या है, इंटरवल जो हमारे जो होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो उन्हीं 4 टाइप्स के इंटरवल को हमको पहले डिफाइन करना है। पहले इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल,
क्लोज इंटरवल या हम इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारे पास है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। थर्ड हमारे पास होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, एंड फोर्थ हमारे पास है सेमी ओपन इंटरवल। ये हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं। चलिए, तो हम क्लोज्ड इंटरवल की अगर बात करते हैं, देखिए क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब, पहले इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू b। बट यहां पे एक शर्त होती है कि वेयर a इज लेस देन, a आपका जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए, a इज लेस देन b, ये एक शर्त होती है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू b। और इसको सिंबल के तौर पे, यानी कि जो अभी हद तक बेटा लोग हम लोग पढ़ते थे, जिसको हम लोग इसको, कुछ लोग इसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं और कुछ लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। यानी कि अब आप इसको, अब जब आप क्लास 11 में आ गए तो अब बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये सब कहना आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब जो आपका बिग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट हुआ करता था, वो अब आपका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट, ठीक। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका मतलब ये होता है, आप अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग ये होता है बेटा लोग कि x बिलोंगिंग्स टू क्लोज a से क्लोज b। अब बस क्लोज बोल दिए तो हो गया, बस क्लोज ए बी, ठीक है, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम कोई सोल्यूशन इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सोल्यूशन x की वैल्यू, हमारा a भी इंक्लूड होगा, हमारे सोल्यूशन में a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, और इस a और b के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो भी इंक्लूड होंगी। अच्छा, अब देखो बेटा, इसको हम लोग एक तो मैं प्रूव कर देता हूं, बाकी सारे प्रूव ऐसे ही हैं, बट आपको सही से पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों लिख दिया गया ये चीज। अब जैसे देखिए, बेसिकली जब मैं इसे प्रूव करने चलूंगा तो यहां से देखिए दो बातें निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज यहां पे ये है, ये देखिए, ये जो पहला वाला पार्ट ही है, यहां पे बोल रहा है क्या, a इज लेस देन इक्वल्स टू x। और दूसरी बात यहां से जब ये वाले सिंबल की हम बात करेंगे, सेकेंड नंबर जब हम इसकी बात करेंगे, तो ये वाला जब पोर्शन हम लेंगे तो यहां पे निकल के आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू b। अभी मैंने आज ही बताया आपको कि अगर हम किसी वेरिएबल, जब किसी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, तो हम पहला हमारा फोकस ये होता है कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अब देखिए, यहां पे a आपका क्या है, कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल, यहां पे x आपका वेरिएबल है, आपका b कांस्टेंट, मतलब ये वाला पोर्शन तो सही है, x आपका b से छोटा है, यानी कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट साइड है, ठीक। इसी तरह से यहां भी देखिए आपको काम यही करना पड़ेगा, इसको आप ये लिख सकते हो, और a बोल रहा है कि मैं x से छोटा या उसके बराबर हो सकता हूं, तो सेम काम तो यही x भी बोल सकता है भाई, कि मैं जो हूं a से बड़ा हूं या उसके बराबर हो सकता हूं। तो देखो बेटा लोग, यहां से दो बातें निकल के आती है। नंबर एक, x आपका a के इक्वल होगा, नंबर सेकेंड, आपका x जो होगा वो a से ग्रेटर होगा। दूसरी बात, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां भी देखिए दो बातें होंगी, x अगर आपका a के b के इक्वल होगा, या फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे x यहां b से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो अब जब इस चीज को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से दिखाई देने वाला है। देखो कैसे देखे थे, मैंने पहले ही बोला था कि जो a होगा b से लेस होगा, तो जब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉलर वैल्यू को पहले लिखते हैं, यानी ये हमारा a होगा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे b लिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज हमको यहाँ पे फोकस करने वाली चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि x की वैल्यू a होगा, यानी x a के इक्वल होगा, तो एक काम करते हैं, a के ऊपर डॉट लगा देते हैं, जो वैल्यू हमारे आंसर में इंक्लूडेड उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं।
अब बोला फिर कि x इज ग्रेटर देन ए, अब उसने बोला x की वैल्यू a से ग्रेटर है, कितना बड़ा ये नहीं बताया, ग्रेटर देन ए बोला तो मतलब वो जाएगा इनफाइनाइट तक। सिमिलरली अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम बात करते हैं तो अब हम देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या b है, तो पहले तो b के इक्वल हम ले लेते हैं क्योंकि x इक्वल टू b है, तो b के ऊपर डॉट लग जाएगा। अब बोला है कि b से लेस होना चाहिए, तो जब हमारी वैल्यू b के लेस होगा तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से आ जाएगा। अब ये भी नहीं बोला कि कहाँ तक, तो यानी ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो हमारे पास कॉमन पोर्शन कौन सा मिलने वाला है, वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन पोर्शन देखिए a भी इंक्लूडेड है और यहाँ देखिए b भी इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा पूरा इंक्लूडेड पोर्शन है। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसी आंसर को लिखा जाता है कि x इज बिलोंगिंग्स टू क्लोज a से b। इसका मतलब हमारा आंसर a भी है, b भी है, और इसके बीच में जो भी ये वैल्यूज हैं ये सब हमारे आंसर का पार्ट है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है बेटा, मैथमेटिकली इस तरह से कहीं भी लिख के आए या सिंबॉलिकली इस तरह से कहीं लिख के आए तो आप ये समझ लेना, इसका मतलब ये होता है कि आपका a भी इंक्लूडेड है, b भी, जहां भी ये ब्रैकेट लगाओ क्लोज ब्रैकेट, ये समझ लीजिएगा कि a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, और a और b के बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी का जो सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट हमारा जो है ओपन इंटरवल। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को भी अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, या जिसको मैं MD लिखता हूं यहाँ पे, मैथमेटिकली डेफिनेशन का मतलब MD, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b। अच्छा, ये तो इसका सिंबल के फॉर्म में मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहां भी बेटा लोग कंडीशन वही है, वेयर a इज लेस देन b, यहां भी आपका क्या होना चाहिए, a जो होगा वो b से लेस होगा। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग सिंबल के तौर पे कैसे लिखते हैं, तो सिंबल के तौर पे यहां पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट, जो हम लोग अभी जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, अब हम यहां पे इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल AB। या कहीं कहीं यही सिंबल जो है, कहीं कहीं इस तरह से, इस सिंबल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि x बिलोंगिंग्स टू, चूंकि यहां पे ऐसे क्लोज इंटरवल था तो ये जो क्लोज था इसी का ओपन कर देंगे, यानी कि दिस साइड ये ओपन कर देंगे a, b, और यहाँ पे ये क्लोज था तो इसको इधर ओपन कर देंगे, ये आपका इधर ओपन। तो कभी कभी जनरली जेई एडवांस में तो यही सिंबल यूज होता है, बट जो आपके जैसे UPT वगैरह के एग्जाम हुए, जो छोटे मोटे एग्जाम्स VIT वगैरह में कभी कभी वो लोग ऐसा ये दे सकते हैं सिंबल, तो आप वहाँ पे घबराना मत, ये सिंबल दोनों का मतलब सेम ही है, इसका भी मतलब ओपन इंटरवल, इसका भी मतलब भी आपका ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जैसे नंबर लाइन पे अब वही बात यहाँ भी देखिए आपका हो सकता है। तो पहला तो ये हो जाएगा क्या, a लेस देन x, और दूसरा आपका यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x इज लेस देन b। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो वेरिएबल साइड फिर आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल आपका, इसको आपको ये लिखना पड़ेगा, वेरिएबल अगर फिर आपका x क्या होगा, a से ग्रेटर होगा। तो इस बार देखिए अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होने वाला है, सपोज ये फिर से आपका माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट, फिर अगर हम यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू हमारा क्या है, a है, और बिगर वैल्यू हमारा b है। इस बार देखिए बोला है कि x इज ग्रेटर देन a, तो जैसे बुक्स वगैरह में क्या होता है, जो वैल्यू इंक्लूड नहीं आता उस पर होलो सर्कल बनाता है, बट एक्चुअली मैं जो यहाँ पे यूज करता हूँ, तो उसको आप कंफ्यूज मत हो ना बेटा लोग, मैं एक्चुअली इसकी प्लेस पे ना एरो लगाता हूँ। उसका रीजन क्या है ना, रीजन सिंपल सा है, रीजन बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो अब होता क्या है कि सर्कल बनाना देखो टाइम लगता है, एरो बनाना देखो खटाक से ही हो गया, बस यही मतलब है, और इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि बस इसलिए हम यूज करते हैं कि ये सिंपली ये वाली वैल्यू हमारी, अगर हम कहीं पे एरो लगा रहे हैं तो आप समझ लेना ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, अगर जहां पे डॉट लगा है इट मीन्स कि वो वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। फिर यहां से देखिए ये, अच्छा हाँ, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट कहीं भी अगर हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग हमेशा जो ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पार्ट इसका क्या बोला है कि b से लेस होना चाहिए। अब देखिए b से लेस बोला है, इस बार भी नहीं बोला है कि b के इक्वल है, b से लेस, इसका मतलब b से लेस होने का मतलब क्या, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और फिर आपका ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इधर भी एरो हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन आएगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं बेटा लोग x बिलोंगिंग्स टू
ओपन ए कॉमा बी। इट मीन्स क्या, इस बार क्या मतलब निकला, इसका मतलब यही निकला कि हमारा आंसर जो है, जो भी हमारा आंसर है वो इस बार ए को नहीं इंक्लूड कर रहा है, बी को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इसके बीच की जो वैल्यूज हैं इनको ये इंक्लूड कर रहा है। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड जो हमारा है। नंबर थर्ड हमारे पास जो है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल में आप देखो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन b। ये आपका सेमी क्लोज का डेफिनेशन है। देखिए इस बार क्या है ना बेटा लोग, जैसे पिछले वाले में क्या था, लेस देन इक्वल्स टू का जहां पे साइन होता है वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, जहां पे सिर्फ लेस देन का सिंबल होता है वहां पे आपका ओपन ब्रैकेट लगता है। यानी कि अब कंडीशन यहां भी वही वाली है कि वेयर a इज लेस देन b। और सिमिलरली अगर हम देखें तो ये लिखेंगे x बिलोंगिंग्स टू, पहले देखिए क्या हाफ क्लोज है, तो पहले आप यहां पे क्या करोगे, क्लोज a कॉमा b, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन। इसका मतलब ये हुआ, इस बार हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू a इंक्लूडेड है और b आपका इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि अगर आप इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो सिमिलरली आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा a और ये b हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब बोला है कि a इंक्लूडेड है, यहाँ पे a पे डॉट हो जाएगा, और b इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये एरो है तो ये वाला पोर्शन हमारा आंसर। ठीक है, यानी a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है नंबर 4 जो है सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। चलिए अब सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है, यहां पे इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल तो सेमी ओपन मतलब पहले ओपन होगा, बाद में क्या होगा आपका आधा ओपन आधा क्लोज हो जाएगा। यानी कि a लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू b, ये हो जाएगा आपका। यहां भी कंडीशन वही है कि वेयर a इज लेस देन b। अब इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, जैसे यहां वाले में एक सिंबल आप और भी यूज कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एक सिंबल हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग्स टू, ये इधर से क्या है क्लोज है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दोगे a, और ये जो b है ना इधर से आपको ओपन है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली यहां भी क्या हो सकता है, यहां भी इसका मतलब क्या है, पहले लेस देन यानी कि ओपन वाला होगा a कॉमा b, और b पे आपका लेस देन इक्वल टू यहाँ भी क्लोज। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंगिंग्स टू, इधर से आप ओपन कर दो a कॉमा b, इधर से आप क्लोज कर दो। फिर जब आप इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो सेम वे आपका माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये आपका a हो जाएगा और फिर ये आपका क्या हो जाएगा b। तो यहां पे बस ये हो जाएगा a से ग्रेटर, b या b से लेस। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर इस बार हो जाएगा ये वाला पोर्शन। यानी कि इस बार हमारा a जो इंक्लूडेड नहीं, b इंक्लूडेड है बट a इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग फिर इस तरह से लिख लेते हैं, यही इसका मतलब यही होता है। इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बस यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे, अभी तो मैंने बस आपको आज बताया कि इंटरवल होता क्या है, अब उन इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे बता दिए। अब एक एक करके मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को थ्रू जो है इसको डिफाइन भी कर दिया कि कैसे इंटरवल हम लोग किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। यानी जो भी स्टार्टिंग में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिनका हम रिजल्ट सही से लिख नहीं पा रहे थे, तो उसको किस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओपन इंटरवल में कैसे लिखा जाता है, कैसे क्लोज में लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके थ्रू जो है हम उस आंसर्स को कैसे लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ओके बच्चा लोग, गुड बाय।